हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑल अबाउट हिंदी। हिंदी का एग्ज़ाम कैसे करना है, क्या टिप्स हमको यूपी बोर्ड की तरफ से दी गई हैं हिंदी के एग्ज़ाम के लिए, उसी सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। तो आपकी स्क्रीन पर साइड में PDF शो हो जाएगा, आप उसको पढ़ लेना अच्छे से और मैं समझा रही हूँ, साथ साथ समझते रहना कैसे हिंदी का एग्ज़ाम करना है। तो देखो, हिंदी का सिलेबस से हम लोग सबसे ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, साहित्य हिंदी है, उसका सिलेबस 28 चैप्टर्स हैं हमारे पास खंड काव्य को अलग करने के बाद। ठीक है, 28 चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं। 3 उनमें कहानियाँ हैं, बाकी उसके अंदर संस्कृत के चैप्टर्स हैं और बाकी उसके अंदर हमारे गद्य के चैप्टर्स हैं, काव्य के चैप्टर्स हैं, काव्य के सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं कि कैसे हिंदी का एग्ज़ाम करना है, साहित्य हिंदी में क्या कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले जो, अगर अभी ये बताओ, पहले बोर्ड वाली बताऊँ या फिर जो खुद के ट्रिक्स हैं या फिर टिप्स हैं वो बताऊँ? चलो पहले हम बोर्ड वाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको इजीली कैसे कंप्लीट करनी है हिंदी इनसे अलग हटकर। तो देखो, पहले क्या बोला है कि हिंदी विषय में गद्य, पद, कथा साहित्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य, खंड काव्य और निबंध सम्मिलित हैं। ये जो मेन एलिमेंट है जो ज़्यादा मार्क्स खींच रहे हैं, यहाँ पर सारे ही मार्क्स जो खंडों में डिवाइड हो रखे हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शंस में डिवाइड हो रखे हैं, वो बता रखे हैं। पहला है गद्य, उसके बाद काव्य मतलब पद, ठीक है, फिर कथा साहित्य है जिसमें कहानियाँ हैं हमारी, और फिर संस्कृत खंड है, व्याकरण है, काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार, ये सब हैं, ठीक है, वो हैं, और फिर खंड काव्य और निबंध है। इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो गद्य के चैप्टर्स दे रखे हैं, उसके अंदर आपको चैप्टर में से उठाकर एक व्याख्या दे दी जाएगी, वो आपको सॉल्व करनी है पूरी की पूरी, ठीक है, उसमें से रेखांकित करके दे देंगे अंश, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और क्या होगा, साथ में आपको गद्य वाले पोर्शन में से ही लेखकों की जीवनी पढ़ने को मिलेगी और लिखने को मिलेगी, ठीक है, वो आपको लिखनी है। और उसके बाद आपका काव्य का सेक्शन आ जाएगा। काव्य में से भी आपको क्या दिया जाएगा, आपको पोइट्री वाला स्टैंजे दिए जाएंगे हिंदी में, ठीक है, पद दिए जाएंगे, पंक्तियाँ दी जाएंगी। उसमें से आपको क्या करना है, उनको समझना है अच्छे से, फिर आपको उनके रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, उसके जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस, उसके आंसर करने हैं। और आपको उसमें से कवि के बारे में पूछा जाएगा, कवि परिचय आपको देना है, उसकी भाषा शैली आपको बतानी है, ठीक है। तो साथ साथ आप सबसे पहला काम ये करें कि आप अपना गद्य और काव्य के जो कवि हैं, जिन भी कवि और लेखक को आप समझ रहे हो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं बताऊं कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और एक दो पोइट्स और हैं जिनके नाम मैं आपको बता दूंगी, आपको इनके बारे में ज़रूर याद करना है। और मैथिली शरण गुप्ता, जयशंकर प्रसाद हैं, ये तो 100% याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई सा आ सकता है, बहुत गारंटी है इसकी तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब के बारे में आप पढ़ लो अच्छे से। उनका जैसे मैंने आपको विजिटिंग कार्ड के थ्रू कवि परिचय याद करना, जीवन परिचय याद करना बताया ना, उस तरीके से प्लीज़ उस ट्रिक को एक बार यूज़ करके देखो, और कवि परिचय, जीवन परिचय बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट्स में डाली हुई है मैंने, एक बार ज़रूर देखना जाकर, और कहोगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, ठीक है, वो आप ज़रूर देख लेना वीडियो, कैसे आपको याद करना है विजिटिंग कार्ड बनाकर। और उसके बाद आपको मिलेगा कथा साहित्य। कथा साहित्य में आपको जो भी हमारी 3 स्टोरीज़ हैं, कर्मनाशा की हार है, और उसके अलावा पंचलाइट है और बहादुर है, तो ये कहानियाँ हैं, इनको तो आप सुन सकते हो बहुत आराम से। और कहानी के आधार पर कहानी के नायक का चरित्र चित्रण करने को बोला जाएगा, या फिर कहानी की कथा वस्तु जो है वो संक्षेप में छोटे करके लिखने में बोली जाएगी। तो देखो, जब स्टोरी पढ़ोगे तो अपने आप में माइंड में फिट हो जाएगी। जैसे मैं आपको पंचलाइट स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। उसमें क्या होता है पंचलाइट स्टोरी में, कि वहाँ पर एक गांव की स्टोरी है, ठीक है, पंचलाइट स्टोरी एक गांव की स्टोरी है, पूरे गांव की है वो, बहुत ज़्यादा, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी सारे गांव के। गोधन नाम का कैरेक्टर है, मुनरी नाम का कैरेक्टर, मैंने एक बार पढ़ी है स्टोरी और उसके बाद मुझे ये सब याद हो गया उसके बारे में, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे छोटे छोटे, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कास्ट में डिवीजन हो रखी है, ठीक है, तो ऐसे ही महतो टोली नाम का एक ग्रुप था, एक समुदाय था, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पंचलाइट लेकर आते जलाने के लिए, तो वो लोग उसको पंचलाइट बोलते थे, और वो मेले से उसे लेकर आते खरीद कर, महतो टोली के जो लोग हैं, हेड हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें वो लोग ले तो आते हैं पर किसी को जलाना नहीं आता, वो रात को उसके लिए इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कीर्तन भी रख देते हैं, पर किसी को जलानी नहीं आती। फिर जो मुनरी है, मुनरी को पता लगता है कि गोधन जो है उसको पंचलाइट जलाना आता है, गोधन इस कैरेक्टर जो कहानी है उसका पूरा हीरो है, तो गोधन को जलाना आता है, पर गोधन को सब लोग पसंद नहीं करते, उसको मुनरी को परेशान करने की वजह से उसको क्या कर दिया था, टोली से बाहर कर दिया था, समुदाय से अलग कर दिया था, ठीक है, तो उसका हुक्कापानी बंद कर दिया था। तो ये पूरी एक स्टोरी देखो, मैंने एक बार पढ़ी, मुझे अच्छे से याद हो गई। स्टोरी लाइन हमको अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में नहीं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी लिख दो,
मतलब ईजी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करना है कि पढ़ने वाले को भी समझ में आए, हमें भी समझ में आए। इस तरीके से कैरेक्टर के बारे में बताना, जैसे गोधन के बारे में इसमें बताया कि बहुत होशियार था, अपने गाँव में अकेला था, जैसे स्पिरिट से पंच लाइट चलाना आता था या जैसे भी पंच लाइट चलाना आता था, ठीक है, भोला भाला था, और जो था वो शैतान सा था, थोड़ा सा समझदार था, ईमानदार था। ये सारी चीज़ हम मतलब इस तरीके से कैरेक्टर्स के बारे में उनकी खूबियाँ लिखनी है, जैसा कि हम खंड काव्य में हमारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं और आपने प्री बोर्ड में लिखा है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, कथा साहित्य को कंप्लीट करना, उसमें कैरेक्टर स्केच वगैरह जो भी हमको दिया जाएगा वो हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद हमको दिया है संस्कृत खंड। संस्कृत के अंदर आपको क्या होगा, पहले तो एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, हमारे चैप्टर्स में से दिया जाएगा। उसके अलावा आपको क्या दिया जाएगा, एक पोइट्रीज भी हैं, जैसे सुभाष रत्नानी है, उसके अंदर क्या है, सारी पंक्तियाँ हैं संस्कृत में, दोहे वगैरह जैसे दिए हुए हैं, और उनको हमें पढ़ना है, पढ़कर उनकी हिंदी लिखनी है, और हिंदी ही लिखनी है, उसमें और कुछ उसमें डिस्क्राइब नहीं करना। तो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करनी है वहाँ पर, और जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे उनके हिंदी में नहीं, संस्कृत में उनके जवाब देने हैं हमको, ठीक है। तो इस तरीके से संस्कृत में से पूछा जाएगा। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण के अंदर हमसे सारा संस्कृत व्याकरण के बारे में पूछा जाएगा, जैसे हम पढ़ते थे ना, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय समास, ये सब चीज़ उसमें पूछी जाएंगी, संधि विच्छेद वगैरह, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, इन सब के बारे में हमसे पूछा जाएगा, वो हमको बताना, उनकी परिभाषाएं देनी है, ठीक है। और फिर खंड काव्य है। खंड काव्य के बारे में आपको पता है कि आपके स्टेट में मतलब स्टेट हमारा यूपी है, आपके शहर में जो भी खंड काव्य चलता है, जैसे बरेली का अलग है, मेरठ का अलग है, आपके यहाँ पर जो भी खंड काव्य चलता है, आपके टीचर्स ने जो भी बताया, आपको उस खंड काव्य को अच्छे से पढ़ना है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, उसका सारांश पढ़ना है, कोई से भी सर्ग की आपसे विषय वस्तु पूछ ली जाए आपको वो बता देनी है। इस तरीके से आपको खंड काव्य यहाँ पर कंप्लीट करना है। और निबंध जो हैं वो हमारी सामाजिक समस्याओं पर हो सकते हैं, पर्यावरण की समस्या पर हो सकते हैं, जनसंख्या पर हो सकते हैं, और जो भी हमारी डेली लाइफ के जो थीम्स हमारे आसपास के कोरोना वायरस है उस पर हो सकता है। तो इन सब के ऊपर ही हमें निबंध देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि इन पाठ्यक्रम को बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज लगाकर उचित प्रबंधन इनका कर पूरे पाठ्यक्रम को एकाग्रता के साथ अच्छे से पढ़ना है, उसकी रिविजन करनी है, पुनरावृत्ति करनी है, और रटने की जगह पर समझना है। गद्य को पढ़ने के लिए अब मैं साथ साथ आपको मेरी टिप्स भी बताती जा रही हूँ, ठीक है। गद्य को पढ़ने के लिए क्या करना, गद्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप स्टोरीज़ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेना, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना स्टोरीज़ का, कि उसके अंदर आपको क्या होता है, वो स्टोरी नहीं है, वो ना निबंध उठाए हुए हैं कहीं कहीं के, ठीक है, किसी जो भी उनके राइटर्स हैं उनकी किताबों में से निबंध के पीस लिए हुए हैं, एब्स्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। इस तरीके से आपको गद्य का पूरा पोर्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, उनको उनका थीम समझना है। जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप के अंदर उन्होंने राष्ट्र के बारे में, जनता के बारे में, भूमि के बारे में बताया है, ठीक है। इस तरीके से आपको चैप्टर्स की स्टार्टिंग में ना आपको उनका शॉर्ट में पाठ्यक्रम में क्या है वो सब दिया हुआ होगा। चित्रा की बुक लो, हिंदी की साहित्य वाली, उसके अंदर आपको मिल जाएगा सब चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। उसके अलावा वो पढ़ लिया, अगर देखो थोड़ा सा टाइम बचा है, आई सजेस्ट की बुक मत परचेज़ करो, उसकी जगह पे क्वेश्चन बैंक या फिर गाइड जो भी आप प्रेफर करते हो वो परचेज़ कर लो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आप उससे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। आप चैप्टर का थीम समझ लो, थीम समझने के बाद जो उसके क्वेश्चन बैंक के अंदर 2-3 आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसकी एक्सरसाइज दे रखी है, उनको सॉल्व करो, समझो, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, ट्रांसलेट करने में हेल्प मिलेगी अपनी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आपने इसको समझ लिया अच्छे से। उसके बाद आप सेम चीज़ काव्य में करोगे। काव्य का एक एक जो लाइन है कि एक पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ना समझना, क्योंकि ब्रजभाषा में अवधि में ऐसे दिए हुए हैं वो आपको समझ में आने वाले नहीं है। उसका आप ट्रांसलेशन जाके भी खुद से नहीं कर पाओगे, तो वो समझ लेना प्लीज़, ठीक है। इनको अच्छे से करना। 3 चैप्टर मैं इसके करा चुकी हूँ, पवन दूतिका तक। उसके बाद मैं नहीं करा पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि हिंदी की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी बन रही है, ठीक है। तो उसके बाद का मुझे टाइम मिला नहीं है बनाने का। 3 चैप्टर करा दिए, 3 चैप्टर को पढ़ के देख लेना, उसके बाद आगे के चैप्टर्स को समझने में हेल्प मिलेगी अपने आप। ये मेरी गारंटी है कि आप अगर 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसके बाद आगे के जो 3 चैप्टर्स आएंगे वो आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। फिर आगे जो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या टिप्स दी हैं यूपी बोर्ड वालों ने, कि निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, कविता में निहित जो भी काव्य सौंदर्य के तत्व हैं उनको भी अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये यहाँ पे बोला गया है। और जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, छंद, रस, अलंकार, इनकी परिभाषा वगैरह उदाहरण के साथ याद कर लेना। जैसे कि देखो मुझे आज तक याद है, मैंने 9th क्लास में पढ़ा था यमक अलंकार, इसका उदाहरण क्या है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। इसी तरह से जो छंद हैं, दोहे हैं, दोहे तो आप कबीर जी के, रहीम जी के दोहे लिख दो, तो आपने बहुत पढ़े हुए होंगे, ठीक है। और चौपाई आता है, चौपाई में आप लिख सकते हो रामायण की चौपाइयाँ, ठीक है। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ का दे सकते हो। दोहे में आप कबीर जी के दोहे लिख दो, रहीम जी के दोहे लिख दो, है ना, वो हमने पढ़ा है, काफ़ी पढ़े, कहे रहीम संपत्ति सगे, इस टाइप से काफ़ी सारे दोहे हमको
पढ़ा चुके हैं पहले हमारे टीचर्स। तो उनमें से चौपाइयाँ उठा लो, दोहे उठा लो, इनको पढ़ो, छंद रस अलंकार इनको पढ़ के याद करो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें, आगे भी काम आएंगी ऑब्वियसली। ठीक है। उसके बाद क्या, गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। मूल भाव मतलब जो सेंट्रल थीम है उसको अच्छे से समझो, जैसे कि पोइट्री में पढ़ते हो, पर उसमें यहाँ पे बोला कि गद्य में पढ़ो। ठीक है, गद्य में सेंट्रल थीम को समझो स्टोरी का। उसके बाद ट्रांसलेशन अपने आप करना ईजी बन जाता है गद्य में। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है कि उसके भाव को समझो, उसके सारांश को पढ़ो, उद्देश्य को पढ़ो, भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो, ये यहाँ पे बोला गया है। फिर बोला है कि संस्कृत को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों को क्या करो, उनके अर्थों को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ठीक है, और संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि के नियम और परिभाषाओं को भलीभांति समझ लो और एकाग्रता के साथ उनका अभ्यास करो, तभी आप उनको कर पाओगे। संस्कृत पोर्शन मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग छोड़कर आने वाले, क्योंकि बहुत टफ है। ठीक है, पर इसमें ना कुछ आपको साहित्य हिंदी का सिलेबस देखकर आना, जल्दी से सिलेबस की वीडियो जो हिंदी की तुम्हारी प्लेलिस्ट है ना उसमें मिल जाएगी, हिंदी की प्लेलिस्ट में देखकर आना। साहित्य हिंदी का जो सिलेबस बता रखा है उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि शब्द रूप, धातु रूप कौन कौन से पढ़ने हैं, स्था, पानी, ये सब ऐसे बता रखे कि शब्द रूप इसके पढ़ने हैं, और धातु रूप कौन से पढ़ने हैं वो भी बता रखा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिस्क्राइब करे हुए हैं पहले से कि कौन कौन से पढ़ने। तो फालतू के पूरे बुक पढ़ने की जगह केवल वही पढ़ो जो हमारे सिलेबस में है। जाकर जल्दी से वीडियो में देखो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सबका मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और जाके हिंदी की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो उसके आगे क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो कम हो जाएं। जब आप संस्कृत की प्रैक्टिस करोगे तो जो अशुद्धियाँ आ रही हैं व्याकरण से रिलेटेड, वर्तनी से रिलेटेड, वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स जो भी, गलतियाँ जो भी हो रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और क्या बोला है, शब्द रचना के तत्व, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों में त्रुटिमार्जन और तत्सम शब्द इत्यादि नियमों को परिभाषा भलीभांति समझ लें और अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र हल करते समय, कौन से पे आ गई मैं, संस्कृत का ही चल रहा है, सॉरी संस्कृत का ही चल रहा है। ठीक है, व्याकरण का ही चल रहा है। तो इन सबको पढ़ लो, जो थोड़े देखो, थोड़े बहुत से मुहावरे वगैरह हमको पहले के जो आते हैं ना उनकी थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब निबंध लिखोगे उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। निबंध में कहीं कहीं पर जो श्लोक वगैरह हम लिखते हैं, मुहावरे कहीं कहीं लिखते हैं, वो हमको मार्क्स गेन करा जाते हैं, काफ़ी हद तक हमको मार्क्स गेन करा जाते हैं वो। ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया है कि परीक्षा से पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र को, मतलब मॉडल पेपर को, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो, और उसमें जो हमको MCQs दिए रहते हैं, MCQs भी 10-10 नंबर के आते हैं, वो आपको और कहीं से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमको हमारे राइटर्स के बारे में और कवियों के बारे में दिया जाता है ना लिखकर, उनका जब हम पढ़ते हैं अच्छे से, उनको डिटेल में पढ़ते हैं, और उनके आगे की बुक के अंदर एक्सरसाइजेस दिए रहते हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक जो भी आप पढ़ते हो उसके अंदर आपको दिए रहते हैं सारे MCQs, उनमें से थोड़े बहुत को अच्छे से ना पढ़ लिया करो, जो कि आपको लगता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, उनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, MCQs को याद कर लिया करो, और उनमें से आ सकते 20 नंबर के आते हैं, 20 नहीं सॉरी 10 नंबर के आते हैं यार, हल्के फुल्के नहीं है, इनको थोड़ा सा मार्क्स का ध्यान रखना और पढ़ ही लेना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लेना, और जो उसमें निर्देश दिए उनको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद प्रश्नों को लिखना शुरू करना। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखना। ठीक है, जो वर्णन करने वाले जो प्रश्न हैं, जैसे कि हमारे खंड काव्य हो गए और कथा साहित्य के जो प्रश्न हो गए, वो सब क्या है, वो वर्णन करने वाले, उनको अच्छे से, उनके जो उत्तर हैं वो तथ्यपरक लिखना, फैक्ट पर आधारित सच्चे लिखना। ठीक है, उल्टा सीधा अपने आप से बना कर मत लिख देना, साफ लिखना। ठीक है, और व्याकरण का थोड़ा सा ध्यान रखना, गलती मत करना। और क्या बोला गया, लेखक और कवि का जीवन परिचय, साहित्य परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें खुली छूट दी उन्होंने कि तुम लोग को लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्लो चार्ट में भी जीवन परिचय लिख सकते हो। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो रहा होगा, देखो कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल देकर समझाया गया कि जन्म लिख दो, जन्म का स्थान लिख दो, माता पिता का नाम लिख दो, भाषा लिख दो, रचना लिख दो, मृत्यु लिख दो, इस तरीके से तुम बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, फ्लो चार्ट में लिख सकते हो, पर ये नहीं कि केवल तुमने वही चीज़ लिख दी तो 5 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा वर्ड एडिटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे नंबर लेने तो। जैसे जन्म बोला तो जन्म लिखकर उसके आगे लिख दो कि इनका जन्म इस समय पे हुआ था। ठीक है, फिर स्थान बोला कि जन्म और जन्म स्थान एक साथ लिख दो, फिर लंबा सा उसको बना के लिख दो। ठीक है, फिर माता पिता का नाम लिख दो। अब जो जन्म की डेट वगैरह उन सबको हाईलाइट करते रहो साथ साथ। ठीक है, हाईलाइट करने से मतलब या तो उनके ऊपर बॉक्स बना दो या फिर उनके नीचे लाइन करके, अंडरलाइन करके उनको हाईलाइट करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइटिंग के मार्क्स अच्छे खासे मिल जाएंगे जब कॉपी चेक करने वाले को डायरेक्ट आंसर्स आपकी कॉपी में दिखाई देंगे। ठीक है, तो उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत लिखना, जितने शब्दों में बोला उतने शब्दों में लिखना। ठीक है, जैसे कि आपको बोला निबंध की 150-200 शब्दों में लिखना, तो आप 250 तक मत पहुंच जाना, 150 के अंदर अंदर लिख देना, निबंध खत्म कर देना, इस तरीके से आपको करना है ये। ठीक है,
पर 150 शब्दों का नहीं, ज़्यादा का बोला जाएगा निबंध करने के लिए, ठीक है। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना, बस इतना बोला गया है। जैसे कि जीवनी 50 शब्दों में क्लियर करने को बोली जाए तो कर देना, ठीक है। और जीवन परिचय 50 शब्दों में ख़त्म कर देना, ज़्यादातर 50 शब्दों में ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ने। जो पैराग्राफ के आधार पर हमको जो गद्य में से और काव्य में से जो दिए जाएंगे क्वेश्चन, उनको पढ़ने से पहले उसको क्या बोला कि अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। उसके बाद प्रश्न लिखना उत्तर लिखना आरंभ करना, ठीक है। और क्या बोला है कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये सब जो व्याकरण के चिन्ह हैं इनको लगाना मत भूलना। जैसे तुम उत्तर लिखते जा रहे हो उसके ऊपर लाइन ज़रूर, एक एक वर्ड के ऊपर लाइन अच्छे से बनाना, ठीक है। ये जो है तुम्हारी राइटिंग को क्लियर करता है। मेरी भी आदत हो गई थी कि मैं ना उनके ऊपर लाइन ही बनाती थी वर्ड्स के ऊपर, तो मेरी जो कॉपी है ना बहुत ज़्यादा मैसी लगती थी, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, गैप ठीक से देना वर्ड्स के बीच में, अच्छे से वर्ड्स को लिखना, और अल्प विराम का मतलब कॉमा का, और फुल स्टॉप का, पूर्ण विराम का, सब चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बोला है कि जो प्रार्थना पत्र लिखते समय प्रारूप को ध्यान में लिखना, ये शायद से सामान्य हिंदी में दिया हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि प्रार्थना पत्र हमारी कॉपी में तो आता नहीं है, देखो। और ये हो सकता है कि ये सामान्य हिंदी में दिया जाता हो, तो ये उनके लिए है कि स्पष्टता का, स्वच्छता का ध्यान रखना लिखते समय। और निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को क्या बताया गया है, निबंध लिखने के लिए जो टॉपिक दिए जाते हैं उनको प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर देना। जैसे पर्यावरण का दिया जाता है तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखना, उसके बाद पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण के प्रदूषण के कारण, पर्यावरण को बचाने के उपाय, ठीक है। फिर उसके बाद उसका उपसंहार। इस तरीके से 5-6 टॉपिक्स में उसको डिवाइड करके लिखना। जैसे जनसंख्या वृद्धि के ऊपर दिया जाता है तो प्रस्तावना, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि के बारे में थोड़ा सा बताना, जनसंख्या वृद्धि का क्या रोल है वो बताना, जनसंख्या वृद्धि क्या है, ठीक है, अर्थ बताना उसका। फिर उसमें क्या बताना, उसके दोष बताना, उसकी हानियां बताना, उससे बचने के उपाय बताना, उसको रोकने के उपाय बताना, उसके बाद उसका उपसंहार कर देना। इस तरीके से टॉपिक्स को डिवाइड करके और बढ़िया तरीके से अपना टिप टॉप निबंध लिख कर आना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पे क्या बोला है कि संस्कृत खंड पर आधारित जो अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद जो संस्कृत में आपको दिया जाता है उसको क्या करना है, हिंदी अनुवाद साफ, स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखना। अपने जिले के लिए जो निर्धारित आपको खंड काव्य दिया गया है उसी को सॉल्व करना, उसके अलावा और कोई सा सॉल्व मत करना, ठीक है। अपने ज़िले में, आपके ज़िले में कौन सा लगता है केवल उसी को सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर ये टिप्स दी गई हैं हिंदी से रिलेटेड। टोटल जो भी टिप्स हो सकती थी मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा अपनी राइटिंग स्पीड को तेज़ करना, क्योंकि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। कोशिश करना कि जो तुम्हारे खंड काव्य है और उसके अलावा कथा साहित्य का क्वेश्चन है और निबंध है और जो भी लेंथी है, जीवनी है, जैसे इन सबको 15-15 मिनट में फिनिश कर लेना। टाइम डिवीजन करके रख लेना, क्वेश्चन पेपर को देख लेना कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन के लिए अलग से टाइम बना लेना कि इतने टाइम में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इससे बहुत हेल्पफुल ये आपके लिए रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हिंदी के एग्ज़ाम के लिए जो भी टिप्स थी जो कि बोर्ड की तरफ से दी गई थी और मेरी पर्सनल टिप्स थी आपके लिए, वो सब हमने पढ़ ली है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन माइंड में है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ड्राइंग के एग्ज़ाम को लेकर भी मैं एक वीडियो भी पर्सनल बनाने वाली हूँ, ठीक है, केवल ड्राइंग के एग्ज़ाम के लिए। ये तो हमने हिंदी का बना लिया और उसके बाद अभी कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी के लिए फटाफट से एक वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इतना सब कुछ बोलना पड़ेगा क्या यार, बार बार जल्दी से करो ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।